इस मैप पर नज़र डालें। यह है दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया। इसका क्षेत्रफल 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रसिया की राजधानी मॉस्को है, जो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। रूस की मुख्य भाषा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा रूसी है। दोस्तों, रूस में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान मौजूद हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के बाद यहाँ पर जनसंख्या अन्य देशों की तुलना में कम है। रूस जनसंख्या के हिसाब से विश्व में 7वें स्थान पर आता है। इसी कारण रूस का जनसंख्या घनत्व दुनिया भर में सबसे कम है। रूस अपनी सीमा 14 देशों के साथ में साझा करता है। इस तरह फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, नॉर्वे, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया इसके पड़ोसी देश हैं। रसिया 5 मुख्य न्यूक्लियर शक्तिशाली देशों में आता है। इसके पास विशाल मात्रा में हथियारों का जखीरा मौजूद है। रूस में ऊर्जा स्रोतों का भंडार बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है। इसी वजह से रूस तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्य उत्पादक माना जाता है। दोस्तों, रूस का इतिहास पूर्वी स्लाव जाति से शुरू होता है। स्लाव जाति जो आज पूर्वी यूरोप में बसती है, इस जाति का सबसे पुराना गढ़ कीव में माना जाता है, जो आज के समय में यूक्रेन देश की राजधानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आधुनिक रूस की आधारशिला 19वीं सदी में कीवी साम्राज्य द्वारा स्थापित किया माना जाता है। हालांकि इनसे पहले भी यवन और खजर तुर्क जाति का साम्राज्य रहा है, जो आज के समय में भी रूस में रहते हैं। 10वीं सदी में कीवी रूसों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद 13वीं सदी में मंगोलों ने रूस पर आक्रमण करके कीवी रूसों का साम्राज्य छिन्न भिन्न कर दिया। दोस्तों, फिर इसके बाद 13वीं सदी आने के बाद मंगोलों की शक्ति भी खत्म हो गई और रूस आज़ाद हो गया। सन 1380 में दामित्री ने मॉस्को में रूसी साम्राज्य की स्थापना की, जो आधुनिक रूस की आधारशिला कहा जाता है। इसके बाद फिर जारों का शासन आया। उस समय तक यूरोप और पूर्व की तरह रूसी साम्राज्य काफी शक्तिशाली हुआ करता था। 17 से 19वीं सदी के बीच में रूसी साम्राज्य प्रशांत महासागर से लेकर बाल्टिक और मध्य एशिया तक फैला। हालांकि उस समय तक रूस वैज्ञानिक रूप से पिछड़ा हुआ था। 19वीं सदी में साहित्य और यंत्रों की स्थिति में काफी सुधार आया, लेकिन रूस पश्चिमी यूरोप से तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ था। 1905 के एक युद्ध में जापान ने रूस को बहुत भयंकर तरीके से हरा दिया था, जिसके बाद रूस की जनता का अपने शासक जार के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई, जिसके चलते रसिया में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसके बाद साम्यवादी शासन का उदय हुआ। 1917 में हुई क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। बोल्शेविक नामक एक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति की दशा और दिशा को निर्धारित किया और इस क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, बोल्शेविक की क्रांति दुनिया की महत्वपूर्ण क्रांतियों में से एक थी। बोल्शेविक क्रांति ने पूंजीपतियों और सामंतों का अंत किया, किसानों, मजदूरों और निचले वर्ग के लोगों की सत्ता स्थापित करते हुए इनको समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कराया। बोल्शेविक राजनीतिक समूह रूसी सामाजिक डेमोक्रेटिक मजदूर पार्टी का ही एक टूटा हुआ हिस्सा था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरे विश्व युद्ध तक रूसी शासन मध्य एशिया तक फैल चुका था। समय के साथ साथ रूसी साम्राज्य काफी मजबूत होने लगा। जर्मनी को हराने के बाद ये शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मामले में काफी आगे निकल चुका था और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सामाजिक और राजनीतिक शक्ति बनके बहुत तेजी के साथ उभरा। अपनी साम्यवादी निजी कृषि, अंतरिक्ष और विभिन्न यंत्रों में होने वाले अभूतपूर्व प्रगति के कारण रूस तकनीकी और आर्थिक मामले में भी दुनिया में बड़ी शक्ति बनकर उभरा। 1940 में शुरू हुए दूसरे विश्व युद्ध का परिणाम हम सभी लोग जानते हैं। भले ही हम लोग इसे दूसरे विश्व युद्ध के रूप में देखते हों, लेकिन रूस इसे देशभक्ति युद्ध के नाम से पुकारता है। दूसरे विश्व युद्ध में रूस कभी भी शामिल नहीं होना चाह रहा था। जर्मनी के साथ रूस का रिश्ता उस समय मित्रता भरा हुआ करता था, लेकिन जब हिटलर ने रूस पर हमला किया, इससे रूस को
बहुत बड़ा झटका लगा। जर्मनी ने रूस के पश्चिम प्रांतों पर हमला करके उन्हें अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद रूस का प्रतिरोध और संघर्ष शुरू हुआ। लगभग 3 सालों तक रूसी सेना जर्मनी सेनाओं से घिरी रही। रूसी सेनाओं के पास सैन्य और शस्त्र बल की भारी कमी थी, लेकिन इसके बावजूद भी रूसी सेनाओं ने जर्मनी सेना के सामने अपने घुटने बिल्कुल भी नहीं टेके। बहुत ज्यादा कठिन सर्दी और भूख में भी उन्होंने अपना मनोबल कायम रखा। कई लाख रूसी नागरिकों की मौत के बाद भी वहां की जनता का मनोबल नहीं गिरा और उन्होंने अपनी देश की सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करने का वचन लिया। 1941 में जर्मनी की सेना मॉस्को पहुंच गई और वे मॉस्को पर कब्जा करने वाले ही थे, लेकिन अपनी राजधानी को बचाने के लिए रूस की सेनाओं में रूसी युवा बढ़ चढ़कर भर्ती होना शुरू हो गए। 7 नवंबर को मॉस्को में बोल्शेविक क्रांति की 25वीं वर्षगांठ पर परेड निकलवाई गई। रूस की किस्मत से उस समय मॉस्को में किसी भी तरह की बमबारी नहीं हुई। इसी परेड में वहां के नौजवानों में मनोबल का एक बहुत बड़ा संचार ला दिया, जिसके बाद वहीं से सैनिक मोर्चा लेने के लिए रवाना हो गए। 1942 में जर्मनी की सेना वोल्गा नदी के पश्चिम तट पर आ पहुंची। चारों तरफ से जर्मनी की सेनाओं के द्वारा बमों की वर्षा हो रही। रूस अपनी सैन्य सामग्री की कमी से जूझ रहा था, लेकिन फिर भी रूस के सैनिकों ने तो बहुत बड़े कारनामे कर दिए जो रूस के लिए विजयी साबित हुए। पहला पालगोव भवन रूसी सेना जर्मन सेनाओं से घिरे एक घर में कैद 2 महीनों तक अड्डा डाले रहे, जो जर्मनी की सेनाओं पर जवाबी कार्रवाई कर रही थी। दूसरी घटना स्नाइपर वॉलेसी वाइसेन के निशानेबाजी थी। मध्य एशिया से आए जवानों ने छुपकर गोली मारने की कला से 200 जर्मन सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया था। इसी घटना का रूसी समाचार में काफी बढ़ चढ़कर प्रचार हुआ, जिसकी वजह से रूसी सेनाओं का मनोबल और भी ज्यादा मजबूत हुआ। इस तरह से लगभग 200 दिनों तक सेनाओं की घेराबंदी में रहने के बाद रूसी सेना को विजय प्राप्त हुई। जानकारों के अनुसार ये बताया जाता है कि इस लड़ाई में दोनों ओर से लगभग कई लाख लोगों की मौतें हुई। हर एक गली में सैनिकों के शवों का ढेर लगा हुआ था। 1945 तक रूसी सेना ने जर्मनी को धकेलते हुए जर्मन बर्लिन तक ले गए और फिर मई 1945 में जर्मनों की हार हो गई। फिर 9 मई 1945 को जर्मनी ने समर्पण कर दिया। एक आंकड़े के अनुसार इसमें करोड़ों रूसी नागरिकों की मौत हुई थी। इसके बावजूद भी इस युद्ध में रूस विजयी हुआ था। रूस इस विजय को आज भी विजय दिवस के रूप में मनाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर